नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है वृद्ध आश्रम में तमाशा। बरसों बाद बेटा बहू वृद्ध आश्रम में अपनी माँ को लेने जाते हैं। आज उनको अचानक से अपनी माँ की याद क्यों आ गई, क्यों उन्हें वृद्धाश्रम जाना पड़ा, आइए जानते हैं इस कहानी में। जब बेटा बहू गाड़ी से आशीर्वाद वृद्धाश्रम में पहुँचते हैं और वहाँ का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो मैनेजर साहब बोलते हैं, आपको किससे मिलना है? आपको पहली बार यहाँ देखा है, पहले तो आप कभी किसी से मिलने नहीं आए। आप लोग कौन हैं? तो वह आदमी और औरत बताते हैं, हमको कमला जी से मिलना है, हम कमला जी के बेटे और बहू हैं। अच्छा, हाँ कमला जी, वह तो सालों से यहीं रहती है, कभी उनसे कोई मिलने नहीं आया और ना ही कभी उन्होंने अपने बेटे बहू के बारे में जिक्र किया। ठीक है, आप लोग यहीं बैठें, मैं उनको भेजता हूँ। मैनेजर साहब अंदर जाकर बुजुर्ग महिलाओं में से कमला जी को आवाज़ लगाते हैं, कमला जी, आपके बेटे बहू आपसे मिलना चाहते हैं। कमला जी पहले तो कुछ देर के लिए शांत हो जाती है और कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद वह अपने बेटे से मिलने उनके पास गई। मैनेजर साहब बाहर बैठी हुई थी और उन लोगों की बातें सुनकर समझने की कोशिश कर रही थी, पर बहुत देर तक वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। कमला जी जैसे ही अपने बेटी बहू को देखती है तो उनकी आंखें गुस्से से लाल पीली हो जाती है और बोली, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? मैं तो तुम दोनों की शक्ल ही नहीं देखना चाहती। बेटा मनीष बोला, माँ अंदर कमरे में आओ, बैठकर शांति से बात करते हैं। माँ, हम तुमको इस आश्रम से लेने आए हैं, आखिर कब तक हमसे नाराज़ रहोगी? अब जो हो गया उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हम बहुत शर्मिंदा हैं। अब आपको घर चलना पड़ेगा। माँ, पता है आप दादी बन गई हो, आपको एक पोता है, पोते को अपना प्यार और आशीर्वाद से तो दूर मत रखो। माँ, अरे कैसी दादी हैं आप? माँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। बहू सीमा बोली, माँ जी, हमें भी आपकी ज़रूरत है और अब तो आपके पोते को भी दादी के प्यार की ज़रूरत है। लेकिन कमला जी गुस्सा हो जाती है और अपने बेटे को वृद्धाश्रम से जाने को कहती है। बेटा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीते हैं फिर वह वृद्धाश्रम के चक्कर काटता है और इस बार तो वह अकेले आता है और कहता है, माँ अगर कुछ गलती हो गई हो तो मैं आपके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता हूँ। अब तो कमला जी का खून खोल उठता है और ऊंचे स्वर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है, तुझे समझ नहीं आता, मैं जब घर नहीं जाना चाहती तो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? इतना बुलंद आवाज़ में बोलती है कि मैनेजर साहब कमरे के बाहर बैठे हुए सारी बात सुन लेते हैं और वृद्ध आश्रम के अन्य कर्मचारी भी मैनेजर साहब से पूछते हैं, यहाँ क्या रोज़ रोज़ का तमाशा लगता है? मैनेजर साहब बोलते हैं, यह कमला जी का बेटा है, रोज़ अपनी माँ को घर ले जाने के लिए आता है, पर पता नहीं क्यों कमला जी हर बार मना कर देती हैं। कुछ समझ में नहीं आता। दुनिया कहती है कि बेटों की नीयत बदल जाती है, पर यहाँ तो माँ ही गलत है। देखो ना, बेटा बार बार माँ को लेने आ रहा है, पर कैसी माँ है? यह बूढ़ी अम्मा अपने बेटे की भावनाओं को, जज्बातों को बिल्कुल नहीं समझती, बार बार उसको दुत्कार कर भगा देती है। वृद्ध आश्रम के सारे कर्मचारी बड़े हैरान हो जाते हैं। मनीष बिना अपने माँ को लिए वापस घर चला जाता है और मैनेजर साहब उसे देखते ही रह जाते हैं। जब वह घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी सीमा बोलती है, क्या हुआ जी, माँ जी आ गई? नहीं, आज भी उन्होंने मना कर दिया। सीमा मुंह बनाते हुए बोली, मैं तो जानती थी कि माँ जी नहीं आने वाली, पर तुम हो अपनी जिद पर अड़े थे कि माँ को मैं मना लूँगा। ये तुम्हारे बाएं हाथ का काम है। सीमा, माँ हमसे बहुत नाराज़ है, थोड़ा समय तो दो, सब ठीक हो जाएगा। आखिर एक माँ अपने बेटे से कितने दिन नाराज़ हो सकती है? देखना तुम, वह इस घर में जरूर आएंगी, मनीष ने कहा। उधर वृद्ध आश्रम के मैनेजर मिस्टर कपूर कमला जी के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ जी आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? कमला जी कहती है, हाँ बेटा पूछो। यह जो रोज़ लड़का आपसे मिलने आता है, आपका बेटा है कि कोई और है? कमला जी कहती है, वह मेरा बेटा है। मैनेजर कहता है, ऐसे बेटे भगवान हर किसी को दें।
बड़ी मुरादों से ऐसे बेटे मिलते हैं। आपकी भी किस्मत खूब है माँ जी कि आपको रोज़ मनाने इतनी दूर से आता है, नहीं तो वृद्ध आश्रम में ऐसी बहुत सी माँ हैं जिनके बेटों ने आज तक कभी झांका तक नहीं, पर आपका बेटा वृद्ध आश्रम आता है और आपको घर पर ले जाना चाहता है। आप कितनी खुशनसीब हैं माँ जी। कमला जी कुछ जवाब नहीं देती, बस रोती रोती कहती है, हाँ मैं बहुत खुशनसीब हूँ। और अब मैनेजर साहब चले जाते हैं। एक हफ्ते बाद मनीष फिर से इस बार अपने बेटे के साथ आता है और अपनी माँ से कहते हैं, माँ अब अपना तमाशा बंद करो, कितना परेशान करोगी, अब इस बार आपको घर चलना ही पड़ेगा, आपको अपने पोते की कसम है। उनकी गोद में थमाते हुए बोला। कमला जी कहती हैं, मुझे अपने पोते की झूठी कसम मत दो। कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम दोनों की ज़रूरत नहीं है। फिर मैनेजर साहब अंदर कमरे में आता है। उसकी यह नाटक देखकर वह भी थक चुके थे और कहते हैं, भैया जब माजी आपके साथ नहीं जाना चाहती है तो आप इनको क्यों परेशान करते हैं, आप लोग हर रोज़ तमाशा क्यों करने चले आते हैं। मनीष बोलता है, वह मेरी माँ है, मैं नहीं चाहता कि वह वृद्ध आश्रम में रहे, इसलिए आप बीच में मत पड़ें। कमला जी कहती है, मैंने तुम लोगों से 1000 बार बोला है कि मुझे घर नहीं जाना है, लेकिन तुम लोगों को यह बात समझ में नहीं आती, क्यों बार बार यहाँ आती हो, चले जाओ यहाँ से। माँ की कठोर शब्द सुनकर मनीष और सीमा मुस्कुराकर चले जाते हैं। अब तो मैनेजर का सब्र का बांध टूट गया। माँ जी मुझे इतने साल हो गए वृद्ध आश्रम में काम करते हुए, पर मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई बेटा अपनी माँ को इतनी बार लेने वृद्ध आश्रम आए। आप क्यों नहीं जा रही हैं माँ जी। कमला जी अपने अतीत की बातों को मैनेजर साहब को सुनाने लगती है। कहती है, बात उन दिनों की है जब बेटी बहू की शादी को 2 साल हो गए थे और वह शहर में अपने एक किराए के फ्लैट में रहते थे। मैं और रामलाल जी गांव में खुशी खुशी रहते थे। बर्तन पटक पटक कर उनकी बहू सीमा अपना गुस्सा दिखाती है। उसी समय उसका पति मनीष ऑफिस जाने वाला होता है तो कहता है, सीमा इतना गुस्सा क्यों हो, क्या बात है, साफ साफ बोलो ना। सीमा कहती है, कितनी बार बोला है कि माँ और बाबूजी से बोलकर घर बेच दो, गांव का खेत बेच दो, ताकि हम अपना एक नया फ्लैट ले सकें। तुम्हारी सैलरी इतनी भी नहीं है कि हम अच्छे से रह सकें। जो तुम्हारी सैलरी आती है उसमें से तो आधा हिस्सा घर का किराया देने में और आधा घर के राशन पानी में खर्च हो जाता है। मनीष कहता है, तुम भी तो अपनी सहेलियों को, रिश्तेदारों को देखा देखी मेकअप कपड़े महंगे से महंगे पहनती हो और हर काम के लिए तुमने घर में भाई लगा रखी है। अरे हम तो आदमी हैं, तुम भी तो थोड़ा काम कर सकती हो, लेकिन तुम्हें मौज मस्ती से, पार्टी से फुर्सत मिले तब तो। हाथ पैर नहीं चलाओगी तो पैसे क्या बचाओगी। अरे थोड़े खर्चे पर कंट्रोल करो, तब तो पैसा जुटा पाओगी। शहर में तो फ्लैट कितने महंगे होते हैं। मनीष यह सब तुम्हारे पैसों से होना मुश्किल है, सीमा ने कहा। ऐसे ही रोज़ सीमा अपने पति मनीष से झगड़ा करती और एक दिन तो उसने बातों ही बातों में मनीष को धमका तक दे दिया कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, माँ बाबू से घर बेचने के लिए नहीं बोला, तो देख लेना मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी और तलाक दे दूंगी। तो भरते रहना हर महीने मेंटेनेंस। सीमा की बात सुनकर मनीष सहम गया। ठीक है सीमा, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। देखो दिवाली आ रही है तो ऑफिस से छुट्टी होने वाली है, हम चलते हैं गांव कुछ दिनों के लिए। सीमा और मनीष गांव पहुंचते हैं। कमला जी और उनके पति रामलाल जी अपने बच्चों को सामने देखकर बड़े ही खुश हो जाते हैं। बहू घर में कदम रखते ही काम वाली की छुट्टी कर देती है। कहने लगती है, माँ जी अब आपके घर की बहू आ गई है तो आप एक चम्मच भी इधर उधर नहीं करेंगी। कमला जी बोली, बहू तुम तो लंबा सफ़र तय करके आई हो, थोड़ा आराम तो कर लो। लेकिन सीमा नहीं मानी और किचन में घुसकर माँ और पिताजी का पसंदीदा नाश्ता बनाया और सबको प्रेम से खिलाया। कमला जी के कपड़े धोने पर, घर की सफाई करने में जुट गई। एक के बाद एक काम करती हुई और हंसती रहती। कमला जी सोचती, शहर की होकर भी बहू
इतनी समझदार है, एक बेटी से बढ़कर हमारा ख्याल रखती है। उधर कमला जी कहती नौकरानी कि तूने छुट्टी कर दी, पिताजी की तो तबीयत सही नहीं रहती, घुटने में दर्द रहता है और अब बुढ़ापे में मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता। बहुत जल्दी थकावट लगने लगती है, सांस फूलने लगती है। माता जी, मेरे रहते आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सीमा ने कहा। मनीष भी बोला, पिताजी आपकी भी तबीयत सही नहीं रहती तो आप ठीक से खेत का काम भी नहीं संभाल पाते। चलिए अब से मैं देखता हूँ आपके काम को। और वह खेतों में मजदूरों की संख्या को बढ़ा देता है। कुछ ही दिनों में फसल अच्छी सी लहराने लगी। पिताजी, अब से आप बाजार जाकर सब्जी राशन कुछ नहीं लाएंगे, आपसे ज़्यादा चला भी नहीं जाता। जब तक मैं हूँ आप बेफिक्र रहिए। बेटे बहू दिन रात माता पिता की सेवा करते। सीमा तो दिन भर माँ जी यह खाओ, माँ जी यह पहनो, माँ जी ऐसे ही रहा करो, दिन भर सासू माँ को नसीहत देती, उनके आगे पीछे घुमा करती। कमला जी तो ऐसी बहू पाकर अपने आप को धन्य समझ रही थी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है, हे भगवान किसी की नज़र ना लगे। जब तक रात को उनके पैरों में मालिश ना करती वह सोती नहीं। और कमला जी कहती, तुम तो थक गई होगी, जा थोड़ा सा आराम कर ले। नहीं माँ जी, माता पिता के चरणों में भगवान होते हैं और मुझे भी आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। जी जान से कमला जी और उनके पति रामलाल जी की सेवा करती और मीठी चुपड़ी बातों से उनके ज़मीन जायदाद, गहने, कपड़े, पैसे सब की जानकारी ले ली थी। इधर कमला जी और रामलाल जी रात को आपस में बातचीत कर रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कि अमीर खानदान की लड़की से हमारी बेटी की शादी हुई है तो वह घमंडी होगी, पर हमारी बहू साक्षात लक्ष्मी है, किसी अन्नपूर्णा से कम नहीं है हमारी बहू। सच कहती हो भाग्यवान। और हमारा बेटा भी शहर जाकर बिल्कुल नहीं बदला, वह तो पहले से ज़्यादा संस्कारी हो गया है। एक दिन सुबह सुबह उनके पड़ोस में रहने वाले श्रीधर आए तो सीमा ने उनका भी स्वागत किया। आइए आइए रमेश काका, बैठिए, बोलिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। क्या लेंगे, चाय लेंगे? बोलिए तो मैं आपके लिए प्याज के पकौड़े बना दूँ। आप हुक्म तो कीजिए काका। अब तो रमेश काका का दिल बाग बाग हो गया। अरे रामलाल, तेरी बहुरिया तो बड़ी संस्कारी है, शहर की है, पढ़ी लिखी है, फिर भी कितने बड़ों का सम्मान करती है। तू तो बहुत खुशनसीब है। अपने बेटे बहू की बात सुनकर रामलाल जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पूरे गांव में सर ऊंचा करके रामलाल जी चलते फिरते, उनका सीना अपने बेटे बहू की प्रशंसा सुनकर चौड़ा हो गया। अपनी बहू का प्रेम और वात्सल्य देखकर अब तो कमला जी और रामलाल जी ने अपने बेटे बहू के संग शहर जाकर रहने का इरादा बना लिया था। यही सब सोचते हुए एक दिन रामलाल जी ने पूछा, बेटा तुम्हारे किराए के घर में कितने कमरे हैं? तो मनीष बोला, पिताजी सिर्फ 2 ही कमरे हैं, एक मेरा कमरा और एक किचन है, एक छोटा सा स्टोर रूम है। उसमें भी कोई मेहमान आ जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। अभी तो हम लोग 2 लोग हैं, चल जाता है, कल को हमारे बच्चे होंगे तो बहुत दिक्कत होगी। आपको तो पता है शहर में भाड़ा भी कितना ज़्यादा होता है। मेरा तो आधा तनख्वाह केवल किराया भरने में चली जाती है और जो थोड़ा बहुत बचता है वह मियाँ बीवी बड़ी मुश्किल से उसमें अपना घर चला पाते हैं। कभी कभी तो कामवाली का पैसा भी रोक लेते हैं। मनीष की उदासी भरी बातों को सुनकर रामलाल जी कहते हैं, बेटा तुझे तो बहुत परेशानी होती होगी। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अपने गांव के घर खेत को बेचकर शहर में एक अच्छा घर ले लें और तुम लोगों के साथ ही रहें, तो हमें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा घर भी हो जाएगा। मनीष यह बात सुनकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह इसी उद्देश्य से तो शहर से गांव आया था और पिता ने तो उसके मन की बात कह दी, खुद ब खुद कह दी थी। वैसे भी मुझसे अब ज़्यादा खेती बाड़ी संभाली नहीं जाती, उम्र हो चली है। जब 10 दिनों में तुमने हम लोगों की जान से सेवा की है तो हमारा आने वाला बुढ़ापा भी अच्छे से कट जाएगा, तो हमने तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया है। सीमा और मनीष की तो मन की मुराद पूरी हो रही थी। खुशी के मारे उनके मन में लड्डू फूटने लगे। हाँ पिताजी, आप गांव में अकेले रहते हैं,
तो मुझे भी बड़ी चिंता सताई रहती है। मनीष पिताजी के कदमों में बैठकर उनका पैर दबाते हुए कहता है, पिताजी आपने सही फैसला किया है। हम आपकी खूब सेवा करेंगे पिताजी। अगर आप हमारे संग शहर चलेंगे तो ये खेत कौन देखेगा? मैं तो कहता हूँ खेत भी बेच देते हैं, और आप कहें तो मैं गांव में अभी जाकर अच्छे खरीदार को ढूंढता हूँ, और ये खेत और घर के अच्छे दाम लेकर हम लोग शहर में नया घर खरीद लेंगे। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें उचित लगे, लेकिन मेरा अपना पुश्तैनी घर है, बेचने को मन तो नहीं है, पर तुम जब कह रहे हो तो मैं सोचता हूँ इस बारे में। कुछ दिनों बाद रामलाल जी अपने घर खेत बेचकर अपने बेटी बहू के साथ शहर आ गए और नया फ्लैट लेकर उसमें शिफ्ट हो गए। 2-4 दिन सीमा अपनी सास ससुर का जी जान से सेवा करती है। एक दिन रामलाल जी लिफ्ट से ना जाकर सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे, क्योंकि उनको तो लिफ्ट यूज़ करना ही नहीं आता था। गांव में कभी देखा जो नहीं था कि तभी एक अनहोनी घट जाती है। उनका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से धड़ धड़ गिरते चले गए, और उनके हाथ पैर सिर में बहुत चोट आई। बहुत खून बह गया था, काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। बेटी बहू ने एक बोझ समझकर इलाज तो कराया, लेकिन जब वह घर आए तो बिस्तर पर ही पड़े थे, क्योंकि उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था। अब तो सीमा मन ही मन झल्ला उठी थी कि उसने अपने सुख के लिए यह फ्लैट खरीदा था, ना कि बूढ़ी बूढ़ियों की सेवा करने के लिए। उसके बाद तो सीमा ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। बस वह अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी जाती, शॉपिंग करती, और कभी कभी तो पूरी रात घर ना आती, और घर का सारा काम कमला जी को करना पड़ता। उनकी सांस फूलने की बीमारी थी, फिर भी वह हाँफते काँपते किसी तरह अपने पति की सेवा करती और घर का सारा काम भी करती। झाड़ू पोछा बर्तन भी उनको ही करना पड़ता था, और जब सीमा घर में होती तो बहाने बनाने से वह बाज नहीं आती। माँ जी मेरे सिर में दर्द है, माँ जी मेरे पैरों में दर्द है, मालिश कर दीजिए। हर समय कोई ना कोई बहाना बनाना शुरू कर दिया, और बेटा भी उसी का साथ देता। एक दिन पता नहीं क्या हो सोचकर सीमा मेहरबान हो गई और सब्जी रोटी बनाकर ले आई और अपने ससुर को खाना परोस दिया। रामलाल जी कहते हैं, बहू थोड़ा सब्जी में नमक और तेल कम डाला करो, मुझे बीपी की शिकायत रहती है। सीमा कहती है, पिताजी आप तो शहर आए नहीं कि अपनी औकात दिखाने लगे। मुझे वैसे भी खाना बनाने का कोई शौक़ नहीं है, और ना ही मैं ये सब काम करती हूँ, और ज़्यादा बोलेंगे तो कल से मैं खाना बनाना ही बंद कर दूँगी। सीमा अब तो खाना बनाना सच में बंद कर देती है। सीमा ने पहले अपने घर के कामों के लिए 2-2 नौकरानी रखी थी। कमला जी के आने पर उसने नौकरानी की हमेशा के लिए छुट्टी कर दी थी। हर समय ऑनलाइन ऑर्डर करके कभी पिज्ज़ा कभी बर्गर मंगाकर खाती, और रामलाल जी और कमला जी का खाने भी नहीं देती, और वह लोग अधिक तेल मसाले वाला खाना, बाहर का खाना खाना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इस अवस्था में बाहर का खाना खाने से जल्दी बीमार हो जाते हैं। अगर कमला जी किचन में जाती तो सीमा तो दूध हटा देती, और कभी कभी तो उनके किचन में कुछ बनाने को राशन ही ना मिलता, क्योंकि सीमा अपने सारे पैसे बस ऐशो आराम की ज़िंदगी और दिखावे में ही खर्च करने लगी। घर गृहस्थी में क्या है नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह होटल से मंगाकर खाती, पालक पनीर और नान और सौंफ खाती। कमला जी घर की सूखी रोटी और गांव का अचार खाकर सो जाती। कभी कभार कमला जी पानी पी के ही सो जाती, लेकिन अपने पति को भूखा देखती तो उनका दिल रोने लगता। बेटा भी बोलता, माँ अब इसमें मैं क्या करूँ, तुम सास बहू के पचड़े में मैं नहीं पड़ने वाला। रामलाल जी सोचने लगे, कहीं हमने कोई गलत फैसला तो नहीं कर दिया। उन्हें वह पल याद आने लगा जब वह अपनी ज़मीन और खेत को बेचने के लिए अपने एक मित्र के पास गए थे, तो उसने सलाह दिया था कि रामलाल धन दौलत लोग कमाते किस लिए हैं, अपने बेटे बहू के लिए ना। तुमको उनके पास रहना है तो शौक से जा, मैं नहीं मना करूँगा, क्योंकि परिवार होते किस लिए हैं, साथ में रहो। पर आजकल मोबाइल में अखबारों में आता है कि बेटा अपनी माँ को रेलवे स्टेशन पर छोड़ गया, बहाने से ले जाकर गंगा किनारे छोड़ दिया,
तो यह सब को ध्यान रखते हुए तू अपने लिए भी कुछ बचा कर रख। पर मैंने उनकी नसीहत को नज़रअंदाज कर दिया। मुझे लगा मेरा बेटा तो बहुत संस्कारी है, पर आज मेरी गलतफहमी दूर हो गई। धीरे धीरे अच्छा खान पान ना मिलने से रामलाल जी की तबीयत खराब होने लगी। बेटी बहू तो उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। एक दिन कमला जी बोलती है, बेटा पिताजी की दवा खत्म हो गई है, जा लाकर दे दे, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। कल रात भर सो नहीं पाए। इतना सुनते ही नशे में धुत सीमा बोली, माँ जी कमाई तो कुछ होती नहीं है और आप दिन ब दिन दवा की पर्ची दिखाते रहते हैं। बहू, हमने अपने ही पैसों से ये घर खरीदा है जो आज तुम इतना गुमान कर रही हो। कल तक मेरी इतनी सेवा करती थी, इतना मीठा बोलती थी। आज मुझे सब समझ में आ रहा है कि तुम लोग हमारा घर हड़पने के लिए यह सब जाल बिछा रहे थे। माँ जी, जब समझ आ गई है तो ये घर छोड़कर आप लोग यहाँ से जाते क्यों नहीं? यहाँ पर रखा क्या है? आप लोग बेशर्म की तरह यहाँ क्यों पड़े रहते हैं? आपको क्या लगता है कि बुढ़ापे में आपकी बहू आपकी सेवा करेगी, आपकी मालिश करेगी? यह सब काम तो अपनी माँ का भी ना करूँ तो आप क्या चीज़ हैं? वह तो मुझे अपना खुद का फ्लैट खरीदना था, इसलिए मैंने मनीष से बोला था। चलिए गांव चलते हैं। और अब तो आप समझ ही गई ना? माँ जी इतना कहकर सीमा हंसने लगी। रामलाल जी भी चुप नहीं रहे। बहू, यह मत भूलो कि यह घर मैंने तुम्हें खरीद कर दिया है तो क्या एहसान किया है। यह घर अभी भी मेरी पत्नी कमला के नाम है। यह बाबूजी जब रजिस्ट्री हो रही थी तो मनीष ने चुपके से मेरे साइन करवाए थे और माँ जी से किसी दूसरे पेपर पर साइन करवाए थे। वह वकील मनीष का दोस्त था। आप लोगों को लगा बेटा बहू मेरे बहुत शरीफ हैं। पेपर पढ़ने की भी कोशिश नहीं की आप लोगों ने। यह घर के पेपर देखिए और निकलिए यहाँ से। पड़े पड़े खाट पर सबको परेशान करते हैं। इतना कहकर सीमा हमेशा की तरह अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली गई। रामलाल जी रात भर यह सोच सोच कर घूमते रहे और जब सुबह कमला जी रामलाल जी के लिए पड़ोसियों से थोड़ा दूध लेकर चाय पानी लेकर उनके पास आई तो देखती है उनके पति ने दम तोड़ दिया। उनकी सांसें नहीं चल रही हैं। उनकी जिंदगी तो उजड़ चुकी थी। दहाड़े मार मार कर रोई जा रही थी और एक बुत बनकर बस अपने कमरे में पड़ी रहती। बेटे ने किसी तरह अपने पिता का अंतिम संस्कार कर पल्ला झाड़ लिया। माँ की जिंदगी तो वीरान हो गई और उनकी जिंदगी को बेटे बहू ने मिलकर जहन्नुम बना दिया था। उनकी बहू कहती, माँ जी अगर आपका शौक खत्म हो चुका हो तो घर में बहुत से काम हैं। ऐसे कमरे में पड़ी रहोगी तो बाबूजी लौट कर नहीं आ जाएंगे। दिवाली आ रही है, यह लीजिए झाड़ू, बहुत हो चुका। कमर दर्द का बहाना अब साफ करने उठ जाइए। बहुत तोड़ चुकी खाट, बहुत मना लिया शौक। साफ सफाई करने के बाद किचन में बर्तन भी पड़े हैं, जाकर उनको भी साफ कर लेना। दिवाली पर मेरी सहेलियाँ किटी मनाने मेरे घर आ रही हैं, इसलिए अपना रोती सूरत सही करो। कमला जी ने 2-4 दिन से ढंग से खाना तक नहीं खाया था। उन्हें एक रोटी तो नहीं पूछा, पर हाँ काम उनसे जबरन करवाना शुरू कर दिया। कमला जी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, फिर भी अपनी बहू के कहने पर वह रोते रोते किसी तरह काम करती है और अब उनको बहुत तेज़ भूख लग रही थी। सबको खाना बनाकर खिलाने के बाद जब खुद खाने बैठी तो बहू आकर कहती है, क्यों माँ जी, आप तो दुख मना रही थी और यहाँ गरम गरम पकवान भी खा रही हैं। बहू की जली कटी बातें सुनकर उनकी भूख भी मर जाती है। एक एक रोटी के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता, तब जाकर बहू किसी तरह उनको एक रोटी खाने को देती। कमला जी का अपने पति के बिना जीने का मन नहीं करता था। बहू के घर से तंग आकर एक रात चुपके से वृंदावन भाग गई, क्योंकि वह घर में तो नौकरानी ही बनकर रह गई थी। बेटी बहू ने सारी जमीन जायदाद हड़प लिए थे और उनको कंगाल कर दिया था। जब वृद्ध आश्रम पहुंची तो पीछे से बेटी बहू ने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली, ना कभी उनसे मिलने आए, उनका हाल चाल नहीं लिया। फिर कुछ महीनों बाद पता चला कि सीमा गर्भवती हो गई, वह माँ बनने वाली है। और जब 9 महीने बाद उनका बेटा हुआ तो बेटा हमेशा बीमार रहता। उसे किसी नौकरानी की ज़रूरत पड़ने लगी और पैसे तो वह वैसे ही हमेशा खर्च करती थी, तो उसके पास जमा पूंजी भी ज़्यादा नहीं बची थी।
कि वह अपने बच्चों को अच्छे से इलाज कराए। फ्री में नौकरानी चाहती थी जो दिन रात उसके बेटे की सेवा करे, और बेटा रात भर रोता रहता तो सीमा की मौज मस्ती में खलल पड़ती। वह अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय नहीं कर पाती थी, ना बाहर घूमने जा पाती थी, ना मूवी देखने जा पाती थी। बीमार बेटे को संभाले कि बाहर जाकर मौज मस्ती करें। थक हार कर सीमा ने अपनी सास का पता लगाना शुरू किया तो पता चला कि उसकी सास आशीर्वाद वृद्धाश्रम में है। मनीष और सीमा ने वृद्ध आश्रम से बुलवाने की योजना बनाई। उन्हें लगा माँ के पैरों में गिर कर माफ़ी मांगेंगे तो माँ वापस आ जाएगी और हमें मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। अपना खुराफाती दिमाग लगाते लगाते वह बार बार माँ जी को मनाने आते, पर कमला जी अब बेटी बहू के झांसे में नहीं आने वाली थी, क्योंकि एक बार धोखा खाने के बाद इंसान संभल जाता है। वह बार बार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहती थी। इतना कहकर कमला जी मैनेजर के सामने फूट फूट कर रोने लगी। मैनेजर साहब ने उनको संभाला। माँ जी, आप अपनी जगह सही हैं और बेटी बहू आपको नौकरानी बनाने के लिए वृद्ध आश्रम से ले जाना चाहते हैं तो अब उनकी खैर नहीं। उसी समय मनीष और सीमा माँ को लेने वृद्ध आश्रम फिर से आते हैं तो मैनेजर इस बार पुलिस को बुलाकर उनके हवाले कर देता है। मैनेजर को कमला जी का दर्द भरी बातों को सुनकर उसे भी बहुत बुरा लगा था। उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, पहले तो मुझे लगा आप कैसी कठोर माँ हैं जो अपने बेटे की भावनाओं को नहीं समझती, पर बेटा इतना गिरा हुआ है, मुझे तो इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। अब मैं उन दोनों की नीयत समझ गया हूँ, इसलिए बार बार मैं कहती हूँ कि आप अपने बुढ़ापे के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ सेविंग करके रखें। बेटी बहू के प्यार में पूरा धन दौलत आंख मूंद कर उन्हें ना दे, और ज़रूरत पड़ी तो उस धन को अपने लिए प्रयोग करें। और बेटी बहू को भी चाहिए कि माँ बाप के प्यार का फ़ायदा ना उठाएं, नहीं तो ऐसे बेटी बहू को नरक की ज़िंदगी भी झेलनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमला जी ने वृद्ध आश्रम से अपने बेटे के घर ना जाकर सही किया या गलत? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।